the previous lecture we studied about the colligative properties of the solution in which relative lowering in vapor pressure, boiling elevation in boiling point and depression in freezing point. आज हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे जो कि फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है। इसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर मैं आपको बना के भेज रहा हूं ये टोटल आपका कोर्स है, पूरा एनसीईआरटी के बिहार पर ये बन रहा है, आपके बोर्ड के लेवल पे बन रहा है। ये जनरली जो आपको YouTube पे वीडियोस मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, ये मैं पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी कोर्स कवर कर रहा हूं। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट भेजी जाएगी और ये हमारा सॉफ्टवेयर पर वीडियो लोड हो रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई ऑलरेडी चल रही है और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट भेजी जाएगी, प्रॉब्लम शीट, प्रैक्टिस शीट आप सॉल्व करिए, उसमें कोई डाउट होता है वीडियो सुनिए, नोट्स बनाइए, कोई भी डाउट होता है तो आप उसको सब्जेक्टिव टीचर से डिस्कस करिए। दूसरी बात, 1-2 दिन में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिसमें हफ्ते में 1 या 2 दिन आपका लाइव क्लास होगी जिसमें आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। रेगुलर लाइव क्लासेस में क्या होगा कि बहुत से जो बच्चे हैं उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो बहुत से बच्चों की क्लास मिस हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो लेक्चर बनवा रहा हूँ आपका टॉपिक वाइज, और उस वीडियो लेक्चर को आप सुनिए, उसका नोट्स बनाइए। एक बार अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से डिस्कस कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एनसीईआरटी की साइट पर जाके एनसीईआरटी की पूरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, केवल वीडियो लेक्चर से कोई काम नहीं होने वाला है। वो चाहे आप हमारा वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, किसी का वीडियो लेक्चर सुन रहे हो यूट्यूब पे, वीडियो लेक्चर से केवल आपका 20 से 25% नॉलेज होगी, तैयारी होगी। ये 100% तभी होगा जब आप वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद उस टॉपिक का नोट्स तैयार करें, उस टॉपिक की प्रैक्टिस शीट तैयार करें और उसमें जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उसको अपने टीचर से डिस्कस करके सॉर्ट आउट करें। इस बात को बहुत स्पष्ट आप लोग समझ लीजिए कि आपने जो है क्या खाली वीडियो सुन लिया तो आपको सब कुछ आ गया, आपका काम हो गया, नहीं। वीडियो सुनने से आपको 20 से मैक्सिमम 20 से 25% की नॉलेज होगी। आप बोर्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में मोर देन 90% आपको स्कोर करना है तो जो भी वीडियो लेक्चर भेजे जा रहे हैं उन वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिए। जैसे आप ध्यान लगाते हैं गाना सुनने में, ध्यान से सुनिए और फिर उसका नोट्स बनाइए। उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करिए। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आती है फिर मुझसे पूछिए या जो भी बाकी सब्जेक्ट टीचर से आप डिस्कस करिए, तब जाके आप ये मानिए कि आप बोर्ड में अच्छा से कर पाओगे और आप मोर देन 90% स्कोर कर पाओगे। इसलिए ध्यान से एक एक वीडियो को सुनिए, पढ़िए, प्रैक्टिस शीट करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अभी हमने कल टेस्ट लिया, एक चैप्टर का बहुत कम बच्चों ने दिया है, लेकिन आप सभी लोग टेस्ट दीजिए, उससे आपकी अपनी प्रिपरेशन का पता लगेगा, आप कितना कर पा रहे हो, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। तो इसलिए फाइनली आप फिर से सुन लीजिए, सारे के सारे वीडियोस को ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करिए और अगर डाउट है तो उसको डिस्कस करिए। लाइव क्लासेस में सारे के सारे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएंगी, एक साथ सारे बच्चे जुड़ेंगे तो टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, उसमें जिसके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक लेते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। आप पढ़ते आ रहे हो, इन 2 वर्ड्स के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है आप प्रैक्टिकली समझिए। आप गुलाब का फूल लाते हैं, गुलाब के फूल को आप पानी में रख देते हैं, उसके डंठल को, या आप देखिए अगर फ्लावर वाले के यहाँ जाइए तो उस पे पानी का छींटा मारता रहता, फ्रेश वाटर, ताकि उसकी पंखुड़ियां मुरझाए नहीं।
इसके पीछे लॉजिक क्या होता है ऑस्मोसिस। आपने देखा होगा घर में आपकी माता जी दादी जी अचार बनाती हैं आम का, तो उसके ऊपर नींबू उसके ऊपर नमक छिड़क देती हो, जिसको आप सलाइन वाटर बोलते हो, ब्राइन बोलते हो। तो क्या होता है, आम के अंदर का पानी बाहर आ जाता है। आप किशमिश को पानी में डाल दीजिए, किशमिश फूल के बड़ा हो जाता है। चना मटर आप प्रैक्टिकली घर में देखते हैं, रात में भिगो जाता, सुबह ये बड़ा सा इसका शेप बड़ा हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर पानी गया। ये सारे प्रोसेस क्या है, ये सारे के सारे प्रोसेस ऑस्मोसिस है, जिनको आप रोज देखते हो समझते हो। तो ऑस्मोसिस को आप कैसे डिफाइन करोगे? ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन through semi-permeable membrane. SPM must be say SPM is called osmosis. तो osmosis में क्या होता है बेटे? Flow of solvent molecules, flow of liquid molecules from lower concentrate solution to higher concentrate solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. फिर से एक बार रिपीट करिए, flow of the solvent molecule या liquid molecule from lower concentrate solution to higher concentration solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. क्लियर बेटे? बायो वालों को यहाँ कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बायो में आपने पढ़ा है हायर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेट, लेकिन याद रखिएगा वहां पर हायर और लोअर कंसंट्रेट की बात जो है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होती है, कि जहां सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा होगा उन्होंने उसको हायर कंसंट्रेट माना, जहां सॉल्वेंट कम होगा उसको लोअर कंसंट्रेट। वहां केवल पानी के रिस्पेक्ट में बात होती है, प्लांट के रिस्पेक्ट में बात होती है। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन का जो मतलब है वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा, जिसमें सॉल्यूट कम होगा वो कम कंसंट्रेट होगा। कम कंसंट्रेट होगा माने सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पानी जिधर ज्यादा होगा उधर से किधर जाएगा? कम की तरफ। किसके माध्यम से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। तो इतनी बात याद रखिएगा कि अगर हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं एक एसपीएम से, तो जो पानी है, जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, वो कहां से कहां जाएगा? जहां पर पानी या लिक्विड या सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी वहां से जहां पर कम होगी उस तरफ जाएगा टू अचीव द इक्विलिब्रियम। आवासन में तो इसीलिए यहां पर हम जो डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस को तो क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? एसपीएम बताते हैं क्या होता है। अब बेटा देखो, इसके लिए एग्जांपल हम समझते हैं। सोइलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, किशमिश का पानी में फूलना, चने का पानी में फूलना। दूसरा रिवाइवल ऑफ वाइटेड फ्लावर ऑन ड्रॉपिंग इन फ्रेश वाटर। जो विल्टेड फ्लावर्स थे, मुरझाए हुए फूल थे, उनको अगर हम फ्रेश वाटर में डालें, उनके ऊपर छींटा मार दें या उनके डंठल को खड़ा कर दें, वो फिर रिवाइव कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। और चूंकि यहाँ पर पानी अंदर जा रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा इंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्मोसिस। दूसरा देखिए, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स इन सलाइन वाटर और शुगर सॉल्यूशन। अगर हम अंगूर को चीनी के घोल में, जो कि अंगूर के रस से गाढ़ा होगा, या नमक के घोल में डाल दें तो वो पिचक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक। दूसरा आप देखिए, श्रीवेल ऑफ मैंगो, जैसा मैंने कहा आप अचार बनाते हैं तो उसको पिकेट करने के लिए नमक के घोल में हल्का उसके ऊपर नमक लपेटा जाता है ताकि आम के अंदर का पानी बाहर आ जाए। वो क्या है बेटा? ये दोनों ही प्रोसेस में पानी बाहर आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस का आप घर में एग्जांपल देख सकते हो। अगर खुद से कभी सब्जी बनाओ, जैसे आप कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी बना रहे हो, तो उसके ऊपर हल्का नमक डालिए, देखिए पानी बहुत तेज छोड़ता है। तो आ गई एक्सो ऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस?
एक्सो ऑस्मोसिस होता है। अब जरा आप समझिए, इसका मतलब हुआ कि ऑस्मोसिस की वैरायटी कितनी हुई बेटा? दो, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। हियर इज टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस। अब जरा आप सोचिए, ये बार-बार एसपीएम की बात हो रही है, तो आपने कभी नोटिस किया कि ये जो आपका अंगूर है या किशमिश है या चना है, ठीक है, या आम है, इन सब के सरफेस पर एक पतली लेयर होती है, एक बहुत बारीक सी लेयर होती है, झिल्ली टाइप की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये माइक्रोपोरस होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होगी बेटा? माइक्रोपोरस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज माइक्रोपोरस, बहुत ही महीन, बहुत ही, जो आंख से भी नहीं दिखाई देगा उतना छोटा उसमें पोर्स होंगे। तो एसपीएम फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो तरह का होगा, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमारे वेजिटेबल्स में मिल रहा है, उनकी लेयर, उनके सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है, उसमें मिल रहा है। आप कभी अंडे को देखो, अंडे का ऊपरी वाला पोर्शन को कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको और अच्छे समझना है तो अंडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दो। जब आप अंडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दोगे तो अंडे का जो ऊपर का लेयर है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। आप पढ़े लिखे हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि केवल अंदर का लेयर बचेगा और उसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर होगी। अगर उसको आप पानी में डिप कर दो तो वो एक्सपेल कर जाएगा, उसका शेप बड़ा हो जाएगा। अगर उसको सलाइन वाटर में डाल दोगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, उसका शेप थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जहां पर शेप बड़ा हो गया वहां पर कौन सा ऑस्मोसिस हुआ? एंडो ऑस्मोसिस। जहां पर उसका शेप सिकुड़ गया वहां पर कौन सा ऑस्मोसिस हुआ? एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर? तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये एकदम माइक्रोपोरस होती है और ये दो तरह की होंगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स, पिग ब्लैडर्स, ये नेचुरल है। आर्टिफिशियल में सेलोफेन पेपर आपका है, सेलुलोज एसीटेट है, ये सब आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, माने मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने द्वारा केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, लिक्विड मॉलिक्यूल को पास करता है। A membrane which passes only solvent molecules through it is called semi-permeable membrane. उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? Semi-permeable membrane बोलेंगे, जो केवल सॉल्वेंट को पास करे, that is called semi-permeable membrane. तो क्लियर? तो ऑस्मोसिस आपका क्लियर हुआ कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो में कौन था? सोइलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, रिवाइवल ऑफ विल्टेड फ्लावर्स एंड ड्रॉपिंग इन फ्रेश वाटर। हां, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनके। आपने चने का एग्जांपल ले सकते हो, घर में आप यूज करते हो, बटर का एग्जांपल ले सकते हो, आप घर में यूज करते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। और एक्सो ऑस्मोसिस में सिंकिंग ऑफ ग्रेप्स इन सलाइन वाटर इन शुगर सॉल्यूशन, हां, सीवर ऑफ मैंगोज इन पिकल्ड इन ब्राइन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ब्राइन माने क्या होता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आपको मालूम है? ये हो गया। और अब इसमें एसपीएम यूज होता था, तो एसपीएम माने ऐसी मेम्ब्रेन जो कि एक माइक्रोपोरस होगी और जो अपने माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करेगी बेटे? पास करेगी। सेकंड थिंग बात करते हैं कि जो ऑस्मोसिस है इसका एप्लीकेशन कहां यूज करते हैं। जरा आप देखिए, हम लोग घर में मुरब्बा बनाते हैं, मीठा अचार बनाते हैं, उसमें चाशनी होती है कि नहीं होती बेटा? वो चाशनी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। किसका काम करती है? प्रिजर्वेटिव का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया, अगर मांसाहारी है तो आप देखिए जो मछली है उसके ऊपर बेसन लपेट दिया जाता है, नमक लगा के। ये सब प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। अब कैसे प्रिजर्वेटिव काम करते हैं? मान लीजिए आपकी चाशनी बनी हुई है, अब चाशनी के ऊपर कोई बैक्टीरिया आया,
तो बैक्टीरिया के अंदर का जो फ्लूइड है वो पतला है, चाशनी गाढ़ी है, तो उसके अंदर का फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा चाशनी में, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, अपने आप मर जाएगा सूख करके, पानी मर गया उसका, वो सूख जाएगा, डेड हो जाएगा, फर्दर उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। इस तरह से चाशनी में जो बैक्टीरियल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मछली के ऊपर भी लेप लगाते हैं ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो, खराब ना जल्दी हो, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सिंक कर जाएगा और वो फाइनली डेड हो जाएगा। इसीलिए हम इन सबको किसका यूज करते हैं, इन सब में चाशनी के रूप का यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में, नमक का घोल प्रिजर्वेटिव के रूप में, और एक ऐसे प्रिजर्वेटिव करते हैं आइदर बाय एक्सोऑस्मोसिस और बाय एंडोऑस्मोसिस। ये आपका जो भी बैक्टीरियल अटैक होगा वो खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया उसी सरफेस पर डेड हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा आपका ऑस्मोसिस है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल मूव करते हैं बेटा। जैसे क्लासरूम है, अगर हम यहाँ पर परफ्यूम डालें तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल एयर के बीच में जाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल परफ्यूम के बीच में जाएंगे, ये डिफ्यूजन है। और दूसरी बात, डिफ्यूजन में किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस कैसे होगा, बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। अगर एसपीएम नहीं होगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस के लिए जरूरी क्या बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट टू हायर कंसंट्रेट, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। क्लियर? तो ये बेटा ऑस्मोसिस है, और इसमें आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो बताइए। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो बेटा, इस ऑस्मोसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, कुछ बुक्स में पी से भी डिनोट किया गया होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये हमने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए, हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई नोट करेंगे, जरा उसको डायग्राम समझिएगा। आप देखिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक लोअर कंसंट्रेट का सॉल्यूशन है, एक हायर कंसंट्रेट का सॉल्यूशन है, दोनों सेपरेट है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि नेचुरल सी बात है कि लोअर कंसंट्रेट से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहां मूव करना चाहेगा, हायर कंसंट्रेट की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर पिस्टन से जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस is called osmotic pressure. So it is the simply pressure exerted over a solution to stop the osmosis, means to stop the inflow of the solvent molecule in it. किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के इनफ्लो को रोकने के लिए जो आप प्रेशर उसके ऊपर लगाओगे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, the pressure required to stop the process of osmosis is called osmotic pressure, या बेटे the hydrostatic pressure which required to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। और किसमें रोकेगा ये? सॉल्यूशन में, क्योंकि इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां होगा? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के में जो पानी आ रहा है, जो लिक्विड आ रहा है, जो वाटर की बात कर रहे हैं हम, जो उसमें इनफ्लो हो रहा है, उसको रोकने के लिए उसके बाद एक प्रेशर लगाना पड़ता है, जो एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब ऑस्मोटिक प्रेशर को
फाइंड आउट करने के लिए वन हाफ में इक्वेशन दिया गया, जिसको हम लोग वन हाफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन हाफ इक्वेशन। वन हाफ इक्वेशन। वन हाफ इक्वेशन दो इक्वेशन को मर्ज करके बनाया गया। एक है वायल्स वन हाफ इक्वेशन और एक है चार्ल्स वन हाफ इक्वेशन। माने अकॉर्डिंग टू वायल्स वन हाफ लॉ और एक है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वन हाफ लॉ। ये आपके कोर्स में नहीं है अभी, फिलहाल इक्वेशन आप समझिएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, माने किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration of the solution। माने अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू वायल्स वन हाफ लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड है बेटा, according to Charles van Hoff law, osmotic pressure is directly proportional to absolute temperature, माने पाई proportional to T। अब आप देखिए from equation first and second, पाई proportional to Ct या पाई equal to RCT। RCT। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पर एक बात, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां पर R आया और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि यहां हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। R यहां पर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, या इसको गैस कांस्टेंट आप पढ़ते ही हो, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, द बिहेवियर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज लाइक टू द गैस, इसीलिए गैस कांस्टेंट और सॉल्यूशन कांस्टेंट के लिए हम सेम कर लेते हैं आर। कुछ बुक्स में आर की जगह एस भी यूज होता है, तो परेशान मत होइएगा, ये दोनों एक ही है, गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि जो आर की वैल्यू थी गैस, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था भाई, यहां पर भी आर की वैल्यू होगी न्यूमेरिकल में। एक बात जरूर रखिए, याद रखिएगा, यहां पर टी टेम्परेचर तो है, लेकिन कैसा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ गए होंगे अगर आप, तो अच्छी बात है, और नहीं समझे समझ लीजिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आने का मतलब टेम्परेचर measured at Kelvin scale। मतलब जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल करोगे तो याद रखिएगा टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन स्केल। सेल्सियस में दिया होगा, उसको केल्विन में चेंज कर लोगे। बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तो सेल्सियस में चल जाएगा, लेकिन जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन करोगे टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, बिकॉज़ हियर इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल, ये सब आपने पढ़ा हुआ। अब जरा आप सोचिए, हमें इक्वेशन मिला बेटा, यहां पर मैंने कहा कि वैल्यू वही होगी जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते आए हो। कौन सी? 0.083 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, या आप इसको क्या लिख सकते हो? बार डेकामीटर क्यूब पर मोल केल्विन, कुछ भी आप लिखिए। ये आर की वैल्यू यहां पर यूज होगी न्यूमेरिकल्स में। अब आप देखो बेटा, हमने लिया पाई इक्वल टू RCT, या इसको हम CRT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहां पर C क्या बेटे?
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी होगा। क्या होगा? मोलरिटी माने मोल पर लीटर m/v, और n किसका होगा? n किसका होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और v क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें? लीटर में या डेकामीटर क्यूब में। आप जरा देखिए, इसका मतलब ये सॉल्यूट का मोला 20 टाइम का सॉल्यूट हम यहां पर लिख सकते हैं पाई इक्वल टू NV/V RT, NV/V RT, या पाई V इक्वल टू NV/RT। NV का मतलब आपको मैं यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो इक्वेशन मिली बेटा, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वाट ऑफ इक्वेशन, पाई इक्वल टू NV/RT। इस इक्वेशन से, इस फार्मूले से आप ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। आप जरा देखिए, इसको थोड़ा सा और आप अगर चेंज करना चाहो तो पाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? NV के बेस पर क्या लिख सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू RT। तो पाई v इक्वल टू WV अपॉन NV/RT। आप जरा देखिए बेटे, यहां से अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट mv इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? mv इक्वल टू हो जाएगा WV RT अपॉन पाई v। यहां से हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला मिल गया। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन यहां पे बनता है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी आपने पढ़ा पाई प्रोपोर्शनल टू सी, क्वेश्चन बनेगा व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मींस इट डिपेंड्स ऑन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात होती है। तो पाई जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन माने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट माने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अभी आपने C क्या पढ़ा? C इक्वल टू m/v। तो C इक्वल टू m/v माने पाई प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सिंपली अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मींस इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी एक बात और याद रखिएगा आप लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेंपरेचर। दूसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक माइंडसेट आप बना लीजिए, कभी तक आप जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो सब किसके लिए पढ़ रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। इनमें और बाकी में क्या डिफरेंस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में? सिर्फ ये डिफरेंस है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम मेजर करते हैं एट रूम टेंपरेचर, बाकी सब में टेंपरेचर चेंज होता है। तो ये आपका हो गया ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड दो तीन छोटी-छोटी बातें हैं, वो फटाफट आप देखिए। क्या क्या बातें हैं कि सबसे पहली बात है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फटाफट समझते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन
आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है ये दो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उन्हें कहेंगे क्या बेटे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा ग्रुप वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2, दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का पाई 2 है, तो अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 then both are isotonic with each other। दूसरी बात, अब पाई किसके बराबर होगा भैया? आपने पढ़ा पाई प्रोपोर्शनल टू सी, तो दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होगा? जब बेटे उनकी कंसंट्रेशन सेम होगी। C1 इक्वल टू C2 देन सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। अब 0.9% aqueous solution of NaCl जिसको हम बोलते हैं सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक विद ब्लड। 0.9% aqueous solution of NaCl saline water is isotonic with blood। ये ब्लड का आइसोटोनिक होता है, इसीलिए बेटे जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शन जो आपकी नसों में खोचे जाते हैं, ढूंढता है ना डॉक्टर कहां वेंस, जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शन जो डायरेक्टली ब्लड में जाके मिलते हैं वो सारे के सारे इंजेक्शन सलाइन वाटर में आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो खतरा होता है आरबीसीज का इंडो या एक्सो ऑस्मोसिस होने का। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसीलिए आप नोटिस करिए कि अगर किसी ग्लूकोज बहुत दिन तक चढ़ता है, कहीं वाटर चढ़ जाए तो उसकी बॉडी फूल जाती है, वहां पर एक्सो ऑस्मोसिस होने लगता है। ठीक है? या कोई आदमी ज्यादा नमक खाने लगता है, एडेमा बीमारी का नाम सुना होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो आपका ब्लड है, ब्लड में एक्सो ऑस्मोसिस होने लगता है, जो सेल से सेल के अंदर का पानी बाहर आने लगता है और वो इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस है वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी स्वेल कर जाती है। इंट्रा जो सेलुलर स्पेस होगा वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शंस हैं जो आपकी डायरेक्ट वेन्स में लगते हैं, जो आपके डायरेक्ट दवा ब्लड में मिलती है, वो सब के सब सलाइन वाटर में लगाए जाते हैं। ठीक है? इसी क्यों? कोई पूछे व्हाई, आप बोलोगे बिकॉज सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक विद ब्लड। अब आगे पूछ ले ऐसा क्यों? आप बोलोगे इस लिक्विड के साथ दवा इंजेक्ट करने पर जो हमारे ब्लड में सेल्स हैं उन सेल्स का ना तो इंडो ऑस्मोसिस होगा ना एक्सो ऑस्मोसिस होगा। आई बात समझ? अगर ऐसा नहीं हो, मान लीजिए कोई पतला लिक्विड फ्लो करवा दिया गया तो जो सेल्स हैं उनमें इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा, ज्यादा पानी भर जाएगा, सेल रप्चर हो जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी, जिसको हीमोलिसिस बोलते हैं। अगर गाढ़ा लिक्विड पास करा दिया तो जो उसके अंदर सेल है उनके अंदर का लिक्विड बाहर आ जाएगा, जिसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, क्रिएशन बोलते हैं, सेल सिकुड़ जाएगी। दोनों ही चीजें क्या हैं? खतरनाक है। इसलिए जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शन आपकी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं वो सब के सब कैसे इंजेक्ट होते हैं? सलाइन वाटर में इंजेक्ट होते हैं। तो क्लियर? आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 0.9% NaCl solution is isotonic with blood. That's why all the intravenous injections are injected in our body in the saline water. अब इसके बाद दो वर्ड बनता है यहां पर बेटा, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपर आप जानते हैं बढ़ा चढ़ा, सॉल्यूशन having low osmotic pressure, solution having low osmotic pressure than other solution is called hypotonic solution। जैसे बेटे less than 0.9%, less than 0.9% concentrate NaCl solution is hypotonic with blood। माने अगर सलाइन वाटर की कंसंट्रेशन 9% 0.9% से कम है तो वो ब्लड के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, हाइपोटोनिक। माने ऐसे समझो दो सॉल्यूशन है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा और जिसका ज्यादा होगा हाइपरटोनिक होगा, ऐसे आप समझो। क्लियर? अब हाइपरटोनिक क्या है? सॉल्यूशन हैविंग high osmotic pressure than other solution is called hypertonic solution। उसे हम hypertonic solution कहेंगे। इसका एग्जांपल more than 0.9% concentrate NaCl solution is hypertonic with blood। क्लियर? तो ये दो तरह के हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गए। अगर बेटा RBCs को डिसॉल्व कर दें मोर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन, तो RBC श्रिंक कर जाएंगी, माने प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, श्रिंकिंग हो जाएगी, सूख जाएंगे, क्रिनेशन हो जाएगा, बिल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? बिल्ट हो जाएंगी। इसका एग्जांपल बता दें जो लोग गांव देहात से खेती बाड़ी जुड़े हों, अगर हम किसी पौधे को यूरिया खाद ज्यादा दे दें उसकी पत्तियां सूख जाती, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। जो लीफ के अंदर का वाटर था वो बाहर निकल आएगा धीरे धीरे और वो पत्तियां उसकी क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। क्यों बा? क्योंकि जो प्लांट के अंदर पानी है उसकी कंसंट्रेशन कम है और यूरिया खाद आपने ज्यादा डाल दिया, तो आपको जो बायोलॉजी के स्टूडेंट ने पता है कि सेल के रूप में जो सेल्स होती हैं उनमें सेल साइड एक लिक्विड होता है और उसके अंदर में एक पतली लेयर होती है जो स्पीएम का काम करती है। तो जमीन का अंदर पानी ऊपर तक ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही चढ़ता है बेटा। ठीक, ऊपर चढ़ रहा क्योंकि नीचे पानी की कंसंट्रेशन कम है, ऊपर तक चला गया। लेकिन अगर हमने नीचे कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, और धीरे धीरे पौधा और पत्तियां क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगे। ठीक, वहां भी क्या हो रहा है? प्लाज्मोलिसिस हो रहा है। इसीलिए खाद बहुत ज्यादा नहीं डालनी चाहिए, कम मात्रा में डालनी चाहिए। क्लियर? दैट इज प्लाज्मोलिसिस। अगर हम RBCs को या कोई भी सेल आप समझिए, ये तो मैं ब्लड का के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं, अगर हमने डिसॉल्व कर दिया लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन के, तो यहां पर बेटा हीमोलिसिस हो जाएगी, माने स्वेल कर जाएगी सर।
और अगर ये ज्यादा हुआ तो सेल रप्चर कर जाएगी, बस कर जाएगी। इसीलिए आप देखिए कि अगर कहीं पर पेड़ पौधे और पानी ज्यादा मात्रा में काफी दिन तक रह जाए, ठीक है, तो आप देखिए तब भी पत्तियां सूख जाती हैं, पेड़ सूख जाता है। वहां पर यही होता है हीमोलिसिस। पानी ज्यादा है, जो सेल्स थी सेल रप्चर कर गए क्योंकि उनमें समय एंडोऑस्मोसिस ज्यादा हो गया और धीरे धीरे पौधा आपका क्या होगा, सूख गया, सड़ जाता है जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपका ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के बाद आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपने देखा 3 तरह का, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब हम देखते हैं बेटा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस? नाउ वी टॉक अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल और मोस्ट इजी मेथड है वो बर्कले एंड हर्टले मेथड है। इन्होंने एक ऑपरेटर दिया, अगर उसका एप्लीकेशन है नाम याद रखिएगा। बर्कले एंड हर्टले मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा। अगर हम बेटा किसी सॉल्यूशन के ऊपर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें, व्हेन pressure applied over solution greater than its osmotic pressure, then water molecules are squeezed out from the solution. solution से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, यहाँ पर 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन देख, आपके एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड पे ये डायग्राम दिया रहेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देखिए इस डायग्राम में ये आपका सी वाटर है, समुद्र का पानी है, और इधर फ्रेश वाटर है, एंड बोथ आर सेपरेटेड थ्रू एसपीएम। एसपीएम इसलिए ताकि यहां से सिर्फ पानी बाहर आए। अब हमने क्या किया, सी वाटर और इसको सॉल्यूशन मान लिया, इसके ऊपर पिस्टन से इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, यहां से प्योर वाटर बाहर आएगा और धीरे कैटालिटिक रूप से स्क्यूज आउट हो जाएगा बाहर, फ्रेश वाटर आपका बाहर निकल आएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब हम किसी सॉल्यूशन के ऊपर उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उससे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल स्क्यूज आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। क्लियर? दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आप डायग्राम देख लीजिए, ध्यान से समझिए। अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहां करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जितने भी समुद्र के किनारे हैं, वो चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, समुद्र का किनारे का इलाका, वहां सब समुद्र का पानी पिएंगे। आप समुद्र के पानी क्या करोगे, सी वाटर क्या करोगे, बहुत ज्यादा साल्ट होता है, डायरेक्ट तो पी नहीं सकते। उसका हम लोग क्या कराते हैं, डिसैलिनेशन, माने उसके अंदर के साल्ट को निकाल देते हैं। और उसका तरीका क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने क्या किया, सी वाटर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगाया, कितना ज्यादा, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो क्या होगा, पानी जो है प्योर H2O मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और साल्ट में घुस जाएगा, जिससे वो H2O क्या हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसैलिनेशन। कुछ कंट्रीज में डिसैलिनेशन प्लांट्स यूज करते हैं अपनी पोर्टेबल वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो सम कंट्रीज आर आल्सो यूज्ड to fulfill their requirement of portable water by the desalination plants। तो वो desalination plant का यूज करके अपनी पोर्टेबल वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूसरा सवाल यहाँ बनता है कि which type of semi permeable membrane, नॉर्मल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यूज है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है, and that is cellulose acetate। तो डायग्राम के साथ पहला मुझे किसका डायग्राम है, क्या बता रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। which type of semi permeable membrane is used, या which semi permeable membrane is used, cellulose acetate। इस प्रोसेस का फायदा क्या है, desalination of sea water। this is the reverse osmosis। बंद करिए मैडम, this is your reverse osmosis।